नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं मंथन 2021, मंथन 2021 न्यूज 24 की खास पेशकश, जिसमें देश की तमाम दिग्गज हस्तियां हमारे साथ मंच साझा कर रही हैं। 2020 कैसा गया, 2021 कैसा होने वाला है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मेरे साथ अब एक ऐसे शख्स हैं जिनके मजबूत कांधों पर देश का आधारभूत ढांचा टिका हुआ है। वो सड़क परिवहन की बात हो, वो शिपिंग की बात हो, वाटरवेज की बात हो, और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग यानी कि एमएसएमई सेक्टर की बात हो, उन्हें संभाल रही हैं। देश की रीढ़ है, रीढ़ मजबूत रहेगी तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत रहेगी। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं, जिन्हें मैं दबंग भी कहता हूं। लेकिन नितिन गडकरी साहब आजकल दबंग थोड़े संभले संभले दिख रहे हैं, या दबंग सुधर गए हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी मेरे मन में होता है वही मेरे मुंह में होता है, और मैं वो बात स्पष्टता से कहता हूं। और इसलिए निश्चित रूप से मैं आपको कहूंगा कि मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, और वैसा ही दिखना चाहता हूं, और वही इंप्रेशन लोगों में निर्माण करना चाहता हूं। और मेरा विश्वास है कि आप भी जो बातें बताएंगी वो मैं दिल से और सुस्पष्ट विद क्लैरिटी के साथ जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो आपका कोर एरिया है, एंड यू आर, मैं बिना लार लपेट के ये बात कह रहा हूं, द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इफ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर्स इन द मोदी गवर्नमेंट। लेकिन मैं शुरुआत सर करूंगा किसान आंदोलन से। 34 दिन हो गए हैं, और कहीं ना कहीं आप मानेंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड, आपकी पृष्ठभूमि भी किसानी से जुड़ी है, भरोसे एतबार की कमी है। 34 दिन हो गए, हल नहीं निकल रहा है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि किसान आंदोलन जिन बातों के लिए हो रहा है उसके बारे में बहुत स्पष्टता पूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता है। जो 3 बिल हमने पास किए हैं, और जिसमें मैं एक सवाल छोटा सा आपको भी पूछना चाहूंगा कि उन बिलों में हमने किसानों के विरोध में कौन सा कलम डाला है, ये हमें बताइए। अब मैं सिंपल बात आपको बताता हूं। जो बाजार कृषि मंडी के बारे में एग्रीकल्चर जो हमारी परचेस कमेटी है उसको लेकर विवाद चल रहा है। आप मुझे बताइए कि हमको दवाई खरीदनी है, दवाई की दुकान में जाते हैं तो दवाई की कीमत दुकानदार जो बताएगा वही हमें देनी पड़ती है। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो चाय और नाश्ता करेंगे तो जो होटल वाला बिल देगा वही देना पड़ता है। हम एयरलाइंस या रेलवे का टिकट निकालते हैं तो वो टिकट जो जितने का होगा उतना पैसा हमें भरना पड़ता है। हाँ, मुझे बताइए, आपके यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट देता है तो उसका रेट आप तय करते हैं। तो मुझे बताइए, किसान को अपने माल की कीमत तय करने का अधिकार नहीं है? और मैं आपको मेरे उदाहरण से बताता हूँ। नागपुर में आपके रिपोर्टर को बोलिए, शूटिंग करके जाइए और देख लीजिए। मैं नागपुर से 18 मील पर दूर पर धापेवाड़ा में मेरी खेती है। मैं सब्जी मार्केट में लाकर पहले मार्केट में बेचता था, और वहां 8% बिचौलिया कमीशन लेता था। अब मैं नागपुर में राणा प्रताप नगर चौक में एक शेतकरी बाजार है, वहां बेचता हूं, तो 8% मेरा कमीशन भी बच गया, और मुझे मार्केट से 5 रुपए से 10 रुपए किलो ज्यादा कीमत मिलती है। तो क्या मुझे ज्यादा कीमत जहां मिलती वहां अपना माल बेचने का अधिकार नहीं है? कि मेरे को जबरदस्ती और मैंडेटरी ये किया जाएगा कि मैं बाजार समिति में अधिकार होना चाहिए, हक होना चाहिए। आपने वाजिब बात कही। लेकिन गडकरी साहब, आपने मैं इसी बात पर एक क्लैरिटी थोड़ी आपको स्पष्ट कर दूं। हाँ, अब ये अडानी अंबानी जी का नाम लेकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताइए, मैं विदर्भ से आया हूं जहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। आज किसान की हालत बहुत खराब है। उसकी जमीन तैयार करने के लिए उसके पास पैसे नहीं, खाद के लिए पैसे नहीं, सीड के लिए पैसे नहीं, वो बंजर पड़ी हुई है। अगर कोई आके कहता है कि मैं 15,000 रुपए एकड़ आपको दूंगा, 10 एकड़ के 1.5 लाख रुपए दूंगा, जमीन को मैं तैयार करूंगा, पानी लाऊंगा, खाद फर्टिलाइजर सब मैं करूंगा, सब मेहनत मेरी, खर्चा मेरा, केवल 15,000 रुपए आपको दूंगा, या जो खर्चा जाने के बाद आधा प्रॉफिट मिलेगा, आधा तुम्हारा और आधा मेरा होगा, तो क्या इसमें किसान का फायदा नहीं? मैं एमएसएमई का मंत्री हूं। एक इंडस्ट्री अगर तकलीफ में होती है तो दूसरी इंडस्ट्री उसको टेक ओवर नहीं करती क्या? अब मुझे बताइए कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो किसान ही मालिक है। अब मुझे बताइए कि कल आप अगर किसी को अगर 2 साल के लिए देते हैं तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड बदलने वाला है क्या? आप ओला और उबर के टैक्सी में
अगर आप बैठे आधा घंटे के लिए बिल मीटर डाउन करके, तो क्या आप टैक्सी के मालिक बन जाते क्या? तो ये जानबूझकर किसानों को गुमराह करके उनको एक प्रकार से मिसलीड करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। जब आपने दो convince बातें नहीं कही, होता, तो गडकरी जी। confuse करने की कोशिश होती है, ये इसका परिणाम है। आपने दो चीजें कही, एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आपने जिक्र किया। पहले एमएसपी की बात कर लेते हैं। आपने गडकरी जी जो उदाहरण दिए वो एमआरपी के दिए हैं। ये एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है। आप कहते हैं कि उससे ऊपर बेचेगा किसान, लेकिन आप भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि आज की तारीख में वो मक्के की बात हो, धान की बात हो, कपास की बात हो, मूंग की बात हो, वो औने पौने दाम पर खरीदी जा रही है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक फ्लोर सीलिंग, उसको कानूनी जामा पहनाने में आपको क्या दिक्कत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एमएसपी कैसे तय होती है, इसके डिटेल में जाइए। हमारे यहाँ दिल्ली में कृषि मूल्य आयोग का एक ऑफिस है। पर एकड़ बैल का खर्चा कितना, ट्रैक्टर का खर्चा कितना, डीजल का खर्चा कितना, सीड का खर्चा कितना, पानी का खर्चा कितना, खाद का खर्चा कितना, इसका हिसाब होने के बाद फिर उसके बाद में फिर उसकी कीमत तय होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर नीति आयोग और कृषि मंत्रालय दोनों के साथ बैठकर ये सब कर मंथन होते है, उसका एक नोट तैयार होती है। और स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट हमारी सरकार ने पहली बार स्वीकार किया, यूपीए की सरकार ने कभी नहीं स्वीकार किया। ठीक है। और हम हर साल एमएसपी बढ़ा रहे हैं। तो फिर ये जो एमएसपी की कैबिनेट नोट कैबिनेट के सामने आती है, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एमएसपी तय होती है और उसका गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है। नहीं, पर जब आप ये कहते हैं ना गडकरी जी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश, में एक सेकंड के लिए इंटरजेक्ट कर रहा हूं सर, कि आपने एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी, आपने A2+FL लागू किया है, C2+50 लागू नहीं हुआ है। C2+50 लागू हो, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1975 रुपए अगर गेहूं की अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो दरअसल 3100 रुपए हो जाएगा। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा कि कैबिनेट में एक बार एमएसपी तय होने के बाद ये भारत सरकार पर बंधनकारक है कि राज्य सरकार के सहयोग से अगर उसके नीचे भाव जाते तो उस प्राइस में उस माल को खरीदना हमारी जिम्मेदारी है। और हमने अनेक जगह पर वो माल के ऊपर किसान ने जो कम पैसे में सोयाबीन बेचा था, दाल बिया बेची थी, उतना पैसा डिफरेंस करके किसानों के बैंक अकाउंट में जमा भी किया है। और इसलिए एमएसपी जो आज डिक्लेयर होती है वो एक प्रकार का कानून है। दूसरी बात, जो आप एक बात समझ लीजिए, प्रॉब्लम क्या है, इसको पॉलिटिकलाइज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इंटरनेशनल मार्केट में शक्कर का भाव 22 रुपए किलो है और हम 34 रुपए किलो चीनी का भाव पकड़कर गन्ने का भाव दे रहे हैं। हमारी चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो रही। हमने पिछले साल 6000 करोड़ रुपए सब्सिडी दी 10 रुपए किलो से और 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की। अब इस साल हमारे पास 120 लाख टन का स्टॉक है और हम 6 रुपए किलो के भाव से सब्सिडी दे रहे ताकि हमारी चीनी एक्सपोर्ट हो। दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में आज हमारे यहाँ कॉर्न है, कॉर्न का भाव 1300-1400 रुपए है, हमारी एमएसपी 1700 की है और मार्केट 1000-1100 का है। परिणाम ये हुआ कि कॉर्न 1000-1200 में किसानों को बेचना पड़ा बिहार में, और निश्चित रूप से यह खरीदने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और भारत सरकार की मिलकर है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास अब राइस सरप्लस है। 280 लाख टन चावल हमारे गोडाउन में भरा है। हम पूरे विश्व को राइस दे सकते हैं और इसीलिए हमारी सरकार ये पहली है कि हमने राइस से इथेनॉल, कॉर्न से इथेनॉल, शुगर के बजाय शुगर के जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बने। फिर मोलाइसेस जो 4% आता है उसमें बीएवी मोलाइसेस और 3% शुगर ऐड करके वो तैयार करें और शुगर का प्रोडक्शन कम हो और इथेनॉल में कन्वर्ट हो। और 8 लाख करोड़ का हमारा जो इंपोर्ट है पेट्रोल और डीजल और क्रूड ऑयल का, उसमें हम 2 लाख करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका पेट प्रोजेक्ट है। हाँ, तो मैं आपको यही बात बताऊंगा कि ये 1-2 लाख करोड़ की अगर इकोनॉमी बनेंगे तो 1 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे। तो हमारी सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। उसमें दिक्कत यही है ना गडकरी जी, आप जो कह रहे हैं ना वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसे कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूं। दरअसल क्या है कि आपने एमएसपी की घोषणा कर दी और वैसे भी मेरे ख्याल से CACP वाला ये जमाना दूर करके किसान आयोग बनाने पर भी मेरे ख्याल से आपकी सरकार को चर्चा करनी चाहिए। इतने आयोग हैं इस देश में, कोई किसान आयोग नहीं है। एमएसपी आप घोषणा भी कर दें, उस पर खरीदी नहीं होती। ये 2 अलग अलग चीजें हैं।
और इसी से मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जोड़ दूं, किसानों को डर यह है कि ये एमएसपी पर आप कानूनी जामा पहना नहीं रहे, धीरे धीरे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, सारा बाजार, सारा कृषि क्षेत्र कारोबारियों के हवाले हो जाएगा और वो तय करेंगे फिर दाम। उनकी समस्या ये है। पहली बात तो ऐसी है कि एमएसपी को कानूनी ऑलरेडी स्वरूप उसका वही है। मैं पहली बात को बार बार आपको कह रहा हूं कि आज अगर कोई समय कानून की बात करे तो हमारे ऊपर वो बंधन कारक है, पर कुछ जगह राज्य सरकार के सहयोग से ये खरीदी हुई है, कुछ जगह नहीं हुई है, और ये जो लैकुना है इसको दूर करने की हमारी जिम्मेदारी और सरकार इसकी चिंता करेगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आप जो कह रहे हैं कि एमएसपी की है, एक बात आप समझ लीजिए कि आखिर ये मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका पॉलिटिकलाइजेशन मत करिए। हमारे देश में 90,000 करोड़ का खाद्य तेल इंपोर्ट हो रहा है। अब सरसों के बीज में हमने संशोधन किया है और हाइब्रिड अगर सरसों का सीड लगाया तो 30% उत्पादन बढ़ता है। अब हमें अच्छा सीड सूर्यफूल, सरसों, भुईमूग, जवस और सोयाबीन इसको लाकर हमको ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तेल बिया और दाल बिया में हमको अभी दाल बिया में हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये दोनों का स्टॉक रखकर हम तेल बिया और दाल बिया अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें क्या है कि क्रॉप पैटर्न बदलना पड़ेगा। अगर सभी लोग अगर चावल ही लगाएंगे तो फिर चावल सरप्लस हो जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई का रेशो है। अभी जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि 25 टीवी चैनल है तो एडवर्टाइजेशन के रेट नेचुरली कंपटीशन आएगी, एक दूसरे की तुलना में कम करने पड़ेंगे। अगर एक ही होगा तो रेट ज्यादा मिलेंगे, मोनोपोली होगी। अब देश में किसानों को भी इंटरनेशनल सिचुएशन के आधार पर क्रॉप पैटर्न में किसका शॉर्टेज इंडिया में किसका नहीं है इसके आधार पर क्रॉप लगाना होगा। अब उसमें एक दिक्कत भी है, देखो मैं पॉलिटिकलाइज इस सब्जेक्ट में नहीं लेके जा रहा हूं। एक समय मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में और पश्चिम महाराष्ट्र में 1 एकड़ में 15 क्विंटल सोयाबीन होता था। अब मेरे घर पे इस बार 3 क्विंटल हुआ है। अब सोयाबीन की फसल नहीं आ रही, मध्य प्रदेश में भी बहुत डाउन हो गया। हमें संशोधन करना पड़ेगा कि सोयाबीन का सीड अच्छा आए ताकि हमारा उत्पादन बढ़े। अब हमने सरसों में जीएम मॉडिफाइड सीड के बारे में बात है, उसको भी कुछ लोग विरोध करते हैं, जिसमें प्रोडक्शन के लिए उसके लिए काफी विवाद का विषय बना है। अब मुझे बताइए कि आज जितना तेल हम सोयाबीन का तेल जो भाव होता है वो अर्जेंटीना तय करता है, सूर्यफूल का भाव जो होता है तेल का वो रशिया के बाजू में जो 3-4 देश है वहां सूर्यफूल होता है वो तय करते हैं। पामोलिन ऑयल का भाव इंडोनेशिया और मलेशिया तय करता है। अब क्या हुआ कि मलेशिया और इंडोनेशिया ने अपने पामोलिन ऑयल का कन्वर्शन बायोडीजल में किया तो पाम ऑयल की भी कीमतें बढ़ी है। तो आंध्र प्रदेश में, अंडमान निकोबार में अनेक भागों में हम लोग पाम भी लगा सकते हैं। हम ऑयल सीड के प्रोडक्शन को, मैंने कृषि मंत्रालय को भी रिक्वेस्ट की है कि ऑयल सीड प्रोडक्शन को बढ़ाने की एक योजना बनाई जाए और उसमें हम लोग ये जो इम्बैलेंस है उतना राइस कम प्रोडक्शन होगा तो राइस और गेहूं का जो इम्बैलेंस हुआ है, सरप्लस हुआ है, गोडाउन में रखने के लिए जगह नहीं, उसका प्रॉब्लम हम सुलझा पाएंगे। अब तो शुगर पर दिक्कत क्या ये है नितिन जी, आप इतनी तफसील से विस्तृत तौर से ये बात बता रहे हैं, किसानों को समझाने के लिए जमीन तैयार नहीं की गई क्या? जो ये बदलाव हैं ये आप कहते हैं देश के लिए जरूरी हैं, इसके लिए तैयारी नहीं की गई क्या? फैसला ले लिया, समीक्षा अब हो रही है, क्या प्रॉब्लम यहां पर? बात तो ऐसी है कि आज भी प्रधानमंत्री जी ने भी परसों अपने भाषण में कहा, मैं भी बार बार अपने इंटरव्यू में कह रहा हूं कि किसान हमारे साथ आए और जो जो उनकी समस्या है मांग वाइज चर्चा करें, सच्चाई को समझ लें और उसमें किसानों के हित की कोई बात होगी तो हमारा कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं, उसको बदलने के लिए भी तैयार है। पर बातचीत के लिए एक माकूल माहौल बनाया जाता है ना, ये कहा जाए जी ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, चीन और पाकिस्तान से समर्थित हैं, थलुए हैं, ये तो मुफ्तखोरी करने, मुफ्त की रोटी तोड़ने और रजाई में सोने के लिए आए हुए हैं, तो इससे माहौल बनता है बातचीत का। देखिए पहली बात तो कि ऐसा सब किसानों को कहना अनुचित और अयोग्य है और ऐसी हमारी सरकार की और पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस आंदोलन को उसका मिसयूज करने के प्रयास कुछ तत्व कर रहे हैं। हमारे गढ़चिरौली जिले में नक्सलवादी मूवमेंट में जिस प्रोफेसर को पकड़ा गया, जिसकी जमानत भी रिफ्यूज की गई, उसका फोटो वहां कैसे दिखा? जिन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए और एंटी नेशनल भाषण दिए, ऐसे लोगों के फोटो वहां कैसे लगे? उनका किसान आंदोलन के साथ आप क्या इन्हें संबंध? अपवाद मानते हैं या आंदोलन का हिस्सा मानते हैं? अपवाद के तौर पर क्यों नहीं देखा जाए? पहली बात मैं मानता हूं कि ये आंदोलन का हिस्सा नहीं था।
इस आंदोलन को हाईजैक करने की कुछ तत्वों ने कोशिश की। उसके बारे में वो कमेंट्स उस समय किसी ने की होगी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, हम भारत सरकार है, हम किसानों का सम्मान करते हैं। किसान का जो व्यथा है, समस्या है, उसको हम लोग उनके साथ बैठकर सुलझाना चाहते हैं और पॉजिटिविटी के साथ कोई अच्छा सुझाव आएगा तो हम उसमें जो भी बात होगी उसमें परिवर्तन करने के लिए भी ओपन माइंडेड है, तैयार है। क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मजबूत रहे वो आपकी जिम्मेदारी है। और एमएसएमई सेक्टर को भी मैं लेकर आना चाहूंगा। 3 लाख करोड़ का मई के महीने में उनके लिए एक बेल आउट पैकेज भी था। उसमें भी पूरे पैसे बहुत से लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किए। वो सिर्फ लोन से काम चलेगा अगर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें। थोड़ी अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी की बात मैं नहीं मानता हूं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अभी थोड़े संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आपका रोड मैप क्या है? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को गति अगर कोई पहुंचाने की सबसे अहम जिम्मेदारी किसी के कांधे पर है, वो आपके कांधे पर है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमने इस समय संकट के समय कोलैटरल फ्री 3 लाख करोड़ का लोन एमएसएमई के लिए मंजूर किया। ये जो 3 लाख करोड़ का लोन था उसमें से करीब 2 लाख करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ और 1,70,000 से 1,80,000 करोड़ तक का डिसबर्समेंट हुआ है जी। बाद में इस स्कीम में और 1 लाख करोड़ बाकी है। मैंने वित्त मंत्री जी को कहा है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में जो एमएसएमई है, एनबीएफसी में एमएसएमईज है, उनको भी सेम सहूलियत देकर हमने उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई है तो वो भी उनके विचाराधीन है। और भी कुछ रिलैक्सेशन करने की बात हम उनसे कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमने 20,000 करोड़ का एक फंड दिया है जिसमें हम जो एमएसएमई एनपीए में गई है उनको रिस्ट्रक्चर करने के लिए दिया और अभी तक 6 लाख से ज्यादा एमएसएमई हमने रिस्ट्रक्चर कर दी है। इसके साथ साथ एक फंड ऑफ फंड 50,000 करोड़ का दिया है कि जो एमएसएमई का जीएसटी का रिकॉर्ड अच्छा है, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड अच्छा है, बैंक का टर्नओवर अच्छा है, उनका हम रेटिंग करेंगे और उन एमएसएमई को जब कैपिटल मार्केट में जाएगी तो हम उनको 15% उसमें इक्विटी के रूप में हम पैसा देंगे, भारत सरकार हमारे एमएसएमई की ओर से। अब एक बात देखिए कि इस देश में हमारे इंश्योरेंस इकोनॉमी, पेंशन इकोनॉमी और शेयर इकोनॉमी अभी बाकी दुनिया की तुलना में हम बहुत पीछे हैं और इसलिए ये तीनों इकोनॉमी बढ़ाएंगे, एमएसएमई उसमें जाएगी तो बहुत बड़ी एमएसएमई अच्छा काम कर रही है। एक आखिरी हमारे सवाल, देश के जीडीपी ग्रोथ में 30% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट 48% एमएसएमई करती है और अभी तक 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए गए हैं। आने वाले समय में इसको बढ़ाने की योजना हमने बनाई है और निश्चित रूप से कठिनाइयां हैं, अड़चने हैं, कोविड के कारण इकोनॉमी में भी समस्या है, नकारना ऐसा मैं नहीं नकार रहा हूं, पर हम पूरी एक साथ मिलकर इस परिस्थिति को बदलेंगे और हम जिसपे कामयाब होंगे, कोविड-19 की भी लड़ाई जीतेंगे और आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आखिरी सवाल, सड़कों की भी बात बहुत जरूरी और आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जबरदस्त रहा, लेकिन ये कोरोना काल ने भी जो एनएचएआई है उसकी जो रफ्तार थी, गति थी, उस पर थोड़ा ब्रेक लगा है और थोड़ा फंड्स की भी, जो मेरी जानकारी है, थोड़ी फंड्स की भी अब कमी हो गई। पहले नितिन गडकरी जितने पैसे मांगते थे सड़क बनाने के लिए वो दिए जाते थे, आजकल थोड़ा फंड्स में भी थोड़ा संकोच किया जा रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी ये जानकारी कहती है। आप नाराज मत हो तो आप 100% रॉन्ग हो। नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि मेरी मिनिस्ट्री सरकारी बजट के ऊपर केवल नहीं चलती। हाँ। अभी मेरा टोल का इनकम पिछले साल 24,000 करोड़ था, इस साल 34,000 करोड़ है और ये जीपीएस सिस्टम लाकर मैं जितने काम कर रहा हूं उससे 5 साल के बाद जो रिपोर्ट हमको फाइनेंशियल एक्सपर्ट कमेटी ने दिया है, हम लोग 1,34,000 करोड़ मेरा इनकम होगा और मैं मार्केट से सबसे लोवेस्ट रेट से 6% से तक पैसे खड़े करके लगा, मेरे को कोई पैसे की कमी नहीं। आपको मैं नम्रता पूर्वक आह्वान करता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को पूछो तुम्हारे बिल में कोई तकलीफ है क्या। हाँ। और अगर किसी ने भी कहा तो उसका फोटो डालकर, मेरा नाम डालकर बोलो गडकरी ने नहीं किया, कोई तकलीफ नहीं। दूसरी बात, मैंने कोविड के पीरियड में हमारे अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने इतना अच्छा काम किया है कि पिछले साल की तुलना में हमने ज्यादा अवार्ड किया है। पिछले साल हम 30 किलोमीटर पर डे पर थे, इस साल भी 30 किलोमीटर पर डे पर रहेंगे और अगले साल में हमने इतना अवार्ड किया है कि हम 40 किलोमीटर पर डे पे जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे डिटेल में जाइए, रिसर्च करिए। केवल दिल्ली में मैं 55,000 करोड़ के रोड दिल्ली के आजू बाजू में बना रहा हूं, कुछ बनकर तैयार हो गए। और यमुना पर मैंने 6,000 करोड़ का, ऐसा 61,000 करोड़ मैंने केवल दिल्ली को दिए।
और आप अभी दिल्ली मुंबई हाईवे का काम शुरू है, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे, ये पेरिफेरियल रोड, अब आप एक बार आप पूरा रिकॉर्ड लेकर देख लीजिए और हमें कोई कमी नहीं है। अभी मैंने अवार्ड जो किए हैं कंस्ट्रक्शन, पिछले साल 3,211 किलोमीटर थे, इस बार 6,339 किलोमीटर अवार्ड किए हैं। और आपको बताऊं 19-20 में अवार्ड किया था 3,211 किलोमीटर, अभी किया है 6,800 किलोमीटर, 97%। फिर कंस्ट्रक्शन हुआ था हमारा 6,349 किलोमीटर 19-20 में, और 20-21 में हुआ है 6,600 किलोमीटर, यानी बढ़ाई है। तो कोविड के पीरियड में ज्यादा काम करने वाला मेरा विभाग है, और इससे ज्यादा काम करके मैं 22 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। और दूसरा, चौधरी जी आप मेरे बातों को अन्यथा मत लो, मैं नम्रता पूर्वक कहूंगा आपको, आप देश के किसी भी कोने में जाओ, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, कहीं भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो घोर हमारे सरकार के विरोधी है, उसको जाकर पूछो कि तुम्हारे यहाँ रोडवे क्या हुआ है, तो आपको जवाब मिल जाएगा। कोई देश का एक भी कोना ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां हमने काम नहीं किया। हम जो प्रधानमंत्री का सपना है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें रोड सेक्टर में वो सपना हम पूरा करके देंगे। और वो जो प्रधानमंत्री की अपेक्षा है, उससे और 5-10 लाख करोड़ ज्यादा का काम करके दिखाएंगे, ये मैं आपको विश्वास के साथ बताऊंगा। और अगर ये नहीं कर पाए तो आप लोग बिल्कुल हमें एक्सपोज करके टीवी पर दिखाइए। मैं पूरा नम्रता पूर्वक कहूंगा कि ये बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूं उससे ज्यादा काम होगा। और अभी दिल्ली मुंबई हाईवे 1 लाख करोड़ का 50% काम हो गया। मैं बोल रहा हूं साल भर में पूरा को, 1.5 साल के अंदर आप 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई जाएंगे। दिल्ली अमृतसर 6 घंटे में जाओगे, अमृतसर कटरा जम्मू कश्मीर तक, इसका काम अभी शुरू हो रहा है। दिल्ली मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, जनवरी के बाद मैं 45 मिनट में आपको लेके आऊंगा यहाँ। तो ये तो काम दिख रहा है। अभी लखनऊ कानपुर, तो आप लगे रहिए। नहीं, वो थोड़ी जानकारी मिली कि नहीं, नितिन गडकरी फंड्स इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, नए नए तरीके निकाल लेते हैं। कहीं मैं कहता हूं मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इसकी दुगनी भी स्पीड मैंने की तो भी मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं मार्केट से पैसा खड़ा करता हूं और इतना पैसा देने वाले मेरे पीछे लगे हैं कि मेरी काम की स्पीड कम है, पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये अच्छी खबर है। रोड मैप मैंने आपसे पूछा तो रोड्स का काम तो बिल्कुल ऑन ट्रैक है, और आप ऐसे ही दबंग बने रहिए इन्हीं उम्मीदों के साथ। और नया साल है, हैप्पी न्यू ईयर गडकरी साहब। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक बातचीत के लिए। तो न्यूज़ 24 के इस मंच पर मंथन 2021 में ये थे नितिन गडकरी, और लोग भी आते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।